हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनीश कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने वाले क्लास 12 का फिजिक्स, जो कि एक उसमें का सेकंड पेपर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा होगा कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये दोनों से पूछा जाता है, अवतल से भी पूछा जाता है और उत्तल से भी पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं और इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान समझेंगे आप। हेडिंग है आपका कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये अवतल हमने बनाया। पहले आप चित्र को समझ लेंगे ध्यान से, क्या क्या इसमें चित्र में है। देखिए, हमने एक अवतल पृष्ठ लिया, अवतल गोलीय पृष्ठ का ही एक हिस्सा ले लिया हमने। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने जेड, पी और पी डैश। कोई डाउट? इसका हमने नाम रख दिया जेड, पी, जेड डैश। क्लियर? अब हमने क्या किया कि इसमें हमने एक मुख्य अक्ष ले लिया। ठीक है, यहां हमने क्या किया, मुख्य अक्ष ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इस पे एक बिंदु ओ ले लिया जिसे मैंने वस्तु माना। ये हमारा क्या है, वस्तु है। क्लियर है? ठीक है, अब यहां से जब मैंने वस्तु ओ ले लिया तो यहां से मैंने दो किरण आरेख खींचा। पहला मैंने लिया ओ ए, दूसरा हमने ले लिया ओ पी। ठीक है, देखिए कैसे कि माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ जेड, पी, जेड डैश है। ठीक, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C। क्लियर? अब हमने लिया कि इस मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु हमने O लिया, जहां पे मैंने वस्तु को रखा है। ठीक है, ये एक वस्तु हो गई O। अब इस वस्तु से चलने वाली हमने दो प्रकाश किरण ली, एक OA और एक OP। क्लियर है? OP जो प्रकाश किरण है वह इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र से होकर यानी ध्रुव से होकर जाती है, इसलिए इसका कोई विचलन नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे दो माध्यम है, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है। समझ में आया आपको? ये एक विरल माध्यम को मैंने N1 मान लिया, सघन माध्यम को मैंने N2 मान लिया। तो यह आपने पढ़ा होगा और समझते होंगे कि कोई भी गोलीय पृष्ठ है तो उसके केंद्र से या उसके ध्रुव से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती है उनका कोई विचलन नहीं होता है। क्लियर? उसी प्रकार से मैंने ये जो ओपी किरण लिया, ये जो है वह ध्रुव से होकर जा रही है, इसलिए इसका कोई विचलन नहीं होगा। क्योंकि हम पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। बच्चों आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये जब इसके ध्रुव से होकर जाएगी तो इसका कोई विचलन नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने दूसरे किरण की बात करते हैं। अगर ओए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? ओए की। तो ओए जो प्रकाश किरण है ये ऐसे जा रही है सीधा। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से, ये ऐसे जा रही है। इसको जाने के बाद ये सीधे यहां से ओए जो है, ये जो प्रकाश का डॉट डॉट मैंने किया है ये ओए है। ठीक है, ये जो प्रकाश किरण आपने देख रहा है वो ए ओ ए है। ठीक है, वो से चलती हुई ए को चीरती हुई सीधे जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें एक अविलंब ले लिया सी ए एन, इसको मान लिया मैंने एन। एक अविलंब ने मैंने ले लिया सी ए एन। अविलंब क्या होता है? वो पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। तो यह हमारी पृष्ठ है, इस पृष्ठ की ये जो लंबवत एन रेखा है, एन जो रेखा है उसको अविलंब कहेंगे। और अविलंब हमेशा वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है बच्चों? वक्रता केंद्र से। क्योंकि आपने पढ़ा होगा वृत्त की, अगर हम बात करते हैं मैथ में थोड़ा लेके चलते हैं आपको। वृत्त में आपने देखा होगा कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली, वृत्त के केंद्र के जो हमारी परिधि होती है उस परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह सदैव क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। या आपने ये भी पढ़ा होगा, ठीक है, ये क्या होती है? हमेशा लंबवत होती है। तो उसी प्रकार ये भी एक वृत्त का ही हिस्सा है, वृत्त के हिस्सा है। वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो पृष्ठ के सदैव क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, तो ये बच्चों लंबवत होगी ऐसे सीधा। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो पहले तो ये यहां पे जा रही थी ओए। ठीक है, अब यहां से इस अविलंब की तरफ ये क्या होती है? झुक जाती है। क्या होती है? झुक जाती है बच्चों। तो ये झुक जाती है। झुकने के बाद इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, कि ये इस गोलीय पृष्ठ को कहीं भी टच नहीं करेगी, इसलिए हम इसको पीछे लेके आएंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसको हम पीछे जब लेके आएंगे, इस रेखा को जो
तीर वाली जो रेखा है, त्रिनिमा जो रेखा है, इसको जब हम पीछे की ओर लेके आएंगे तो इस मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं टच करेगी, तो आई पे टच कर रही है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आई होगा बच्चों। क्लियर है आपको? इतना समझ में आया? अब आप देखेंगे अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, ठीक है, ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी, इनके बीच बना कोण आपतन कोण होगा। क्लियर है? और आई ए सी के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको इतना समझ में आया है। एक और चीज आज यहाँ पे आप समझ सकते हैं बच्चों कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये है। क्लियर है? ये जो आपको लाइन दिख रही है बच्चों, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये जो लाइन है इधर आ रही है, ठीक है। तो ये कोण और यह कोण ध्यान देंगे आप लोग, यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है बच्चों? शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं बच्चों। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो सदैव आपस में क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं बच्चों। देखेंगे आप लोग कि ओ ए जो सी है, यहां पे वो आपतन कोण के यानी आई के बराबर होगा, आई ए जो सी है वो अपवर्तन कोण आर के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष से ए से मैंने एक लंब डाला जिसका नाम हमने ए एम ले लिया। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, ये हमारे चित्र के बारे में हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका हम सूत्र निकालेंगे। कैसे करेंगे ध्यान देंगे आप। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कोण मान लिया, माना हमने इसके बीच में कोण अल्फा बनेगा, यहां पे मैंने बीटा कोण मान लिया, और यहां बच्चों मैंने एक गामा कोण मान लिया। क्लियर है आपको? कोई डाउट आपको? आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे 3 एंगल मान लिया, यहाँ पे अल्फा मान लिया, यहाँ पे बीटा मान लिया, यहाँ पे गामा मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा, और दूसरी बात कि इन सब के बीचों की अगर हम बात करते हैं तो अगर यहां से अगर ये देखें तो ये एक वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब ये हमारी वस्तु है, तो वस्तु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह वस्तु की दूरी यानी यू होती है बच्चों। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है बच्चों भी होती है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगर आगे की हम बात करते हैं, इन त्रिभुजों की बात करते हैं। इसमें देखिए ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहां भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहां भी एक त्रिभुज बन रहा है। क्लियर है आपको? इतना आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें उपरोक्त चित्र में। ठीक है, देखिए इसको आप चित्र के माध्यम से लिखेंगे, आसानी से लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी इसमें बनाया गया उसी को आपको चित्र के बारे में लिखना है। आई होप कि आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे मैंने डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। लिखेंगे सबसे पहले उपरोक्त चित्र से, उपरोक्त चित्र में हम लेंगे ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में। ठीक है बच्चों, इसमें अगर देखा जाए ओ त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है, गामा जो है वह हमारा बहिष्कोण है। ठीक है, कैसे कि यह एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के ये बाहर का कोण क्या कहलाता है? बहिष्कोण कहलाता है। और बहिष्कोण का नाम आपने सुना होगा कि मान लीजिए जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, हमने बोला कि यह एक गामा है। ठीक है, तो बहिष्कोण जो होता है अपने पड़ोसी को छोड़ करके, यानी इसको छोड़ करके शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम गामा की बात करें तो गामा जो होगा a प्लस बी के बराबर होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यह हमने बोला कि यह जो कोण होता है, बहिष्कोण जो होता है, इस त्रिभुज के अगर बहिष्कोण गामा की बात करते हैं तो गामा जो होता है अपने बगल वाले को छोड़ करके शेष दो के योग के बराबर होता है। क्लियर है? यह आपको समझ में आई होगी बातें। उसी प्रकार अगर हम यहां पे बात करें ओ ए सी की, तो ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण जो होगा
इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए गामा का जो मान होगा बच्चों वो आई प्लस अल्फा के बराबर होगा। यहां से अगर आई की बात हम करते हैं तो ये अल्फा प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। मान लिया हमने इक्वेशन नंबर कितना, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। फिर एक बार रिपीट करते हैं हम, ओ ए सी जो होगा, ओ ए सी एक त्रिभुज है, ओ ए सी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का ये गामा जो है वह एक बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का नियम हम पढ़ते हैं कि बहिष्कोण जो होता है अपने बगल वाले कोण को छोड़ने के बाद से शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी आई और अल्फा के योग के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम आई की बात करते हैं तो अल्फा इधर प्लस में है, इधर आएगा तो गामा माइनस अल्फा, ये आई बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेम अगर इसी प्रकार हम बात करते हैं बीटा की, ओ ए आई डैश की अगर बात करते हैं, ठीक है बच्चों, या हम बात करते हैं आई ए सी की बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे लेंगे कि त्रिभुज आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी में गामा क्या है बच्चों, बहिष्कोण है। ठीक है, अब ये जो बहिष्कोण है, ठीक, ध्यान देंगे, अगर ये एक बहिष्कोण है तो अगर गामा की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी अगर बात करते ये जो गामा है, गामा का जो मान होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो ये आर है और ये क्या है, बीटा है, यानी आर प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, बीटा। अगर यहां से आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो गामा माइनस क्या होगा, बीटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अभी तक केवल बहिष्कोण के बारे में जानकारी दी जा रही है, ये बहिष्कोण से ये सब चीजें निकाली गई। ठीक है, अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों, कि साइन आई बट्टे साइन आर की अगर बात करें बच्चों, किसकी बात करें हम, साइन आई बट्टे साइन आर की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि इसका फार्मूला होता है n2 बट्टे n1। ठीक है, या आपने पढ़ा होगा कि साइन आई बाई आर बट्टे एन होता है, साइन आई बाई साइन आर बट्टे एन होता है, और एन को हम लिखते हैं n2 बट्टे n1। क्योंकि जो प्रकाश किरण है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह n2 बट्टे n1 होता है बच्चों। ठीक है, अगर मान ले, ठीक है, अगर हम मान लें कि ये दर्पण का द्वारक छोटा है, ठीक है, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए साइन आई जो होगा वह आई के बराबर होगा और साइन आर जो होगा वह आर के बराबर होगा। ठीक है, कैसे, देखिएगा, हमने बोला यह जो द्वारक, द्वारक का मतलब होता है घुमाव, द्वारक का मतलब हो गया ये घुमाव। ठीक है, अगर ये घुमाव को हम छोटा करेंगे तो यानी इसका घुमाव छोटा होगा। ठीक है, ये द्वार है, द्वार का मतलब घुमाव से समझिए, इसकी जो द्वारक है वो घुमाव की बात हो रही है। अगर घुमाव यहाँ पे ज्यादा घुमा हुआ है तो घुमाव बड़ा है। अब इस घुमाव को अगर हम छोटा करना चाहें तो इसको फैलाएंगे, तो ये घुमाव छोटा हो रहा है, जैसे छोटा होगा तो ये द्वारक भी इसका क्या होगा, छोटा होगा। तो सपोज दैट मान लीजिए अगर ये यहाँ पे है, ठीक है, अगर इसको हम फैलाना शुरू करेंगे तो ये कहीं ना कहीं तो गिरेगा टच होने के लिए, ऐसे गिरेगा बच्चों, गिरेगा ना। तो उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं इसकी, यह एक द्वारक है, अगर इस द्वारक को फैलाएंगे तो ये जो होगा, ये जो होगा वो गिरना शुरू होगा, वो आ जाएगा पी के पास में। जैसे देखिए, मान लीजिए ये जो है ए है, ये क्या है बच्चों, ए है, अगर इसको हम गिराएंगे तो ये गिरते हुए यहाँ पी के पास आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। देखिए, मान लीजिए ये जो लाइन है, ठीक है,
ये हमारा ओ हो गया, ठीक है। ये बच्चों क्या हो गया, ओ हो गया। ये ऊपर वाला ए हो गया, यहां पे मान लीजिए पी हो गया। क्लियर, ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको छोटा कर देंगे तो ये तुरंत गिरेगा, गिर के कहां पे आएगा बच्चों, पी के पास। कहां पे आएगा, पी के पास। तो ये द्वारक छोटा हो जाएगा। और जब कभी भी द्वारक छोटा होगा तो जो साइन आई है वो आई के बराबर होगा, और साइन आर जो है वो आर के बराबर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अतः अतः अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि आई बट्टे आर बराबर हो जाएगा N2 बट्टे N1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो अब ये हो जाएगा N1 आई बराबर N2 आर। क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आई और आर का मान यहां पे रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड, और लिख लेते हैं, और इक्वेशन 2 से आई और आर का मान क्या करना है बच्चों, रखने पर। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, जब रखेंगे यहां पे, तो यहां पे आई है, तो आई की जगह कितना रखेंगे बच्चों, गामा माइनस अल्फा। ये आर है, आर की जगह क्या रखेंगे, गामा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, देखते हैं यहां पे, तो N1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस अल्फा, बराबर यहां पे कितना बच्चों, N2, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, गामा माइनस बीटा। एक मिनट बच्चों देख ले, थोड़ा ऊपर दिख रहा है कि नहीं। ओके बच्चों, दिख रहा है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा N1 गामा माइनस N1 अल्फा N2 गामा माइनस N2 बीटा। देखिए, गामा वाला एक साइड कर लीजिए, बाकी दोनों को एक साइड कर लीजिए। क्लियर है, गामा वाला एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको एक साइड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरा N1, इसको ले लेते पहले, N2 बीटा, ये माइनस में इधर आएगा तो बच्चों प्लस में, माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N1 गामा। ठीक है, इसको मैंने उठा के उधर ले गया, इसको उठा के मैंने इधर लाया। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। तो ये हो जाएगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर, ये हमारा बन जाएगा, गामा कॉमन करेंगे तो बनेगा N2 माइनस का N1। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट। एक चीज हम यहाँ पे समझते हैं, अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा का मान होता तो उसमें रख लेते, रखने के बाद जो भी सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अल्फा बीटा गामा निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि फिर वही काम करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए। ठीक है बच्चों, एक चीज बताएंगे, अगर हमारे दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए अल्फा बीटा और गामा का मान भी छोटा होगा। अतः अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर बच्चों tan बीटा, और गामा बराबर हम tan गामा ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों हमारा बहुत छोटा है। ठीक है, इसलिए हमने अल्फा को tan अल्फा मान लिया,
बीटा को हमने tan बीटा मान लिया, गामा को हमने tan गामा मान लिया, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बट्टे आधार, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अल्फा की, ये अल्फा है, ये क्या है बच्चों? अल्फा है। तो अल्फा की अगर बात करें तो अल्फा के सामने वाली जो भुजा होगी लंब होगी, तो लंब क्या होगा बच्चों? एच होगा। लंब क्या होगा बच्चों? एच होगा। आधार क्या होगा बच्चों? ओपी होगा। आधार क्या होगा बच्चों? ओपी। क्योंकि हमने बोला ये जो लाइन है छोटा है, छोटा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एमपी जो होगा, ये एम जो होगा वो पी के समीप होगा, इसलिए ओपी ले लेंगे, ठीक है। कोई डाउट? तो यहाँ पर हम ले लेंगे बच्चों एच बट्टे ओपी, फिर इसके लिए लेंगे तो एच बट्टे क्या होगा बच्चों? आईपी हो जाएगा, ठीक है। फिर लेंगे तो एच बट्टे क्या होगा बच्चों? सीपी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं, ये ध्रुव है, ध्रुव के लेफ्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? ध्रुव के लेफ्ट की बात हो रही है, न कि राइट की बात। तो लेफ्ट में जितनी भी चीजें होती हैं, लेफ्ट में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब ऋणात्मक होती है बच्चों। आपको समझ में आई होगी, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में भी कि ध्रुव के लेफ्ट में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब ऋणात्मक होती हैं, और ध्रुव के राइट में जितनी भी चीजें होती है वो धनात्मक होती है बच्चों। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं इन सबकी अगर वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच बट्टे माइनस का यू, ये हो जाएगा एच बट्टे माइनस का भी, और ये हो जाएगा एच बट्टे माइनस का आर। क्लियर है बच्चों? देखिए सीपी की वैल्यू आर है, आईपी की वैल्यू वी है, और ओपी की वैल्यू यू है। ये तीनों माइनस में होंगे, ठीक है बच्चों। अब इन सब का मान उठा करके इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन सब का मान उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 3 में रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे अल्फा बीटा गामा का मान इक्वेशन 3 में रखने। क्लियर है बच्चों? ठीक है, किसमें रखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग, ठीक है। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये बीच वाली जो है इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अल्फा बीटा गामा का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखें। इक्वेशन 3 कौन है बच्चों? ये वाला है, ठीक है। ये क्या हो गया? n2 बीटा, बीटा का मान कितना है बच्चों? h बट्टे माइनस का भी, ठीक है, माइनस n1। अल्फा का मान कितना बच्चों? h बट्टे माइनस का u, ओके। उसके बाद क्या है? गामा, गामा की वैल्यू कितनी है बच्चों? h बट्टे माइनस का r कोष्टक में n2 माइनस n2 माइनस n1। यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h से h क्या होगा? कट जाएगा। h से h क्या होगा? कॉमन करेंगे यहाँ पे, ये हो गया n2 बट्टे माइनस का भी, ये माइनस और माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा n1 बट्टे u। क्लियर? ये हो जाएगा माइनस h बट्टे r कोष्टक में n2 माइनस का n1 बच्चों, ठीक है। अब h से h हमारा क्या होगा? कट जाएगा। इसको पहले लिख लेंगे हम कि n1 बट्टे u माइनस n2 बट्टे भी बराबर माइनस का गुणा करेंगे तो n1 माइनस n2 बट्टे का r। कैसा है बच्चों? ये माइनस है, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि n2 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, n1 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहां से हम n1 कॉमन कर लेंगे बच्चों। क्या कॉमन करेंगे? n1। जब हम n1 कॉमन करेंगे, माइनस का n1 कॉमन कर लेंगे बच्चों, बताते हैं क्यों, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपान यू, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, n2 बट्टे n1 भी हो जाएगा। कैसे?
जब n1 कॉमन करेंगे, n1 जब हम कॉमन करेंगे तो n1 से भाग देंगे, तो इसमें n1 से भाग देंगे तो n1 से n1 कटेगा। यहाँ पे n2 है, यहाँ पे क्या है, n2 है, तो n1 से भाग देंगे तो n2 तो कटेगा नहीं, तो n2 बट्टे n1। इसमें भी माइनस n1 कॉमन कर लो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 आएगा बच्चों, क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। तो ये हो गया n2 बट्टे n1 पूरे का बट्टा r, क्लियर, ठीक है। n1 से n1 क्या हो गया, कट गया बच्चों। और हम जानते हैं कि n2 बट्टे n1 बराबर क्या होता है बच्चों, n होता है कि नहीं। ये क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक है। अब जहां n2 बट्टे n1 है वहां पर हम क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं। अभी स्नेल के नियम मैंने बताया था कि n2 बट्टे n1 यानी n बराबर होता है n2 बट्टे n1। तो जहां जहां n2 बट्टे n1 है वहां पर हम n रख लेंगे। तो इसको देखेंगे तो ये माइनस हो गया 1/u माइनस का प्लस का n बट्टे v इक्वल टू ये हो गया माइनस का 1 प्लस का n बट्टे का r। इसको सजा लेंगे सीक्वेंस में, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा माइनस वाला, बराबर में ये n माइनस 1 बट्टे का क्या हो जाएगा बच्चों, r हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है यही है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। क्लियर है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है, तो एक बार फिर इसको देखेंगे, देखने के बाद अगर नहीं आता है फिर एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है। ये मैं इसको आज लाइव पढ़ाने वाला था, लेकिन यूट्यूब के किसी सेटिंग के या किसी रीजन वश सपोर्ट नहीं हो पाया, नहीं चल पाया ऑफ ऑनलाइन यानी लाइव क्लास, इसलिए मैंने इसको ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ। आशा करता हूँ कि कल की जो क्लास होगी वो मैं लाइव ही लूंगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया होगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे, इसको मैं फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक्स नहीं है, छोटा है, 5 नंबर का ये आता है हमेशा। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अच्छे से इसको आप कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।